अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने एनालिटिक कंटिन्यूएशन जो है वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारे पास है एलिप्टिक फंक्शन। एलिप्टिक फंक्शन में हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनकी डेफिनेशन एलिप्टिक फंक्शन से पहले जो है वो हमने करनी है। फर्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अ फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कांस्टेंट के सच दैट एफ ऑफ जेड प्लस के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ठीक है। यानी अगर हमारे पास एक ऐसा नॉन जीरो कांस्टेंट के मौजूद हो कि हम जेड को जेड प्लस के से रिप्लेस कर दें, फंक्शन पे कोई इफेक्ट ना हो, वापस एफ ऑफ जेड के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि ये जो कांस्टेंट के है ये क्या है, इसका पीरियड है, और फंक्शन को हम कहते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। साइन जेड हमें पता है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। यानी साइन ऑफ जेड प्लस 2 पाई इज इक्वल टू साइन ऑफ जेड, ठीक है। और हमारे पास अगर हमें z की जगह यहाँ पे 2 पाई की जगह अगर मैं 4 पाई कह दूं तो वो भी इसका पीरियड होगा, अगर मैं 6 पाई लिख दूं तो वो भी इसका पीरियड होगा, ठीक है। तो यानी कि इसके बहुत सारे पीरियड हो सकते हैं, 2 पाई भी पीरियड है, 4 पाई भी पीरियड है, 6 पाई भी पीरियड है, ठीक है। तो एक फंक्शन के बहुत सारे पीरियड हो सकते हैं। नेक्स्ट एक नोट हमारे पास लिखा हुआ है कि k इज सेड टू बी फंडामेंटल पीरियड इफ नो सब मल्टीपल ऑफ k इज पीरियड ऑफ f, ठीक है। अगर कोई भी k का सब मल्टीपल पीरियड ना हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है, इसका फंडामेंटल पीरियड। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि the smallest positive non-zero constant k which is period of f is said to be the fundamental period। यानी smallest positive जो period होता है उसको हम कहते हैं कि ये fundamental period है। साइन पाई की हमने यहाँ पे एग्जांपल की है, इसको अगर हम देखें तो इसका पीरियड 6 पाई भी है, 8 पाई भी होगा, ठीक है, 4 पाई भी इसका पीरियड है, लेकिन जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है, पॉजिटिव स्मॉलेस्ट पीरियड जो है वो क्या है, 2 पाई है। तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई इज द फंडामेंटल पीरियड ऑफ साइन ऑफ जेड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डबली पीरियोडिक फंक्शंस। डबली पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डबली पीरियोडिक फंक्शन, अ फंक्शन इज सेड टू बी डबली पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट टू नॉन जीरो कांस्टेंट्स w1 एंड w2 सच दैट f of z प्लस w1 इज इक्वल टू f of z, यानी w1 भी पीरियड हो f of z का एंड f of z प्लस w2 इज इक्वल टू f of z, यानी w2 भी पीरियड हो f of z का। अगर किसी भी फंक्शन के दो पीरियड हो w1 और w2 तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डबली पीरियोडिक है। उसके बाद हमारे पास है मेरोमॉर्फिक फंक्शन। मेरोमॉर्फिक फंक्शन आपने पहले भी पढ़ा है। मेरोमॉर्फिक फंक्शन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके पोल्स ही इसकी सिंगुलैरिटीज होती हैं, यानी पोल्स के अलावा इसकी कोई सिंगुलैरिटीज नहीं होती, ठीक है। पोल्स के अलावा कौन कौन सी सिंगुलैरिटीज हो सकती हैं, एसेंशियल सिंगुलैरिटीज हो सकती हैं या रिमूवेबल हो सकती हैं। तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी एसेंशियल सिंगुलैरिटीज नहीं होती, ठीक है, सिर्फ पोल्स होते हैं। ये हमें एक एग्जाम्पल गिवन है, एफ ऑफ जेड is equals to z square plus 1 divided by z into z plus 1 z into z square plus 4, ठीक है। ये हमें फंक्शन गिवन है। अगर हम इसकी सिंगुलैरिटीज फाइंड करें तो डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास सिंगुलैरिटीज एक आएगी 0, ठीक है। एक हमारे पास सिंगुलैरिटी आ जाएगी -1 और फिर z स्क्वायर प्लस 4 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास दो सिंगुलैरिटीज आएंगी +-2 आयोटा, ठीक है। और इन सिंगुलैरिटीज को अगर हम देखें तो ये सारे के सारे पोल्स हैं ऑफ ऑर्डर 1, ठीक है। तो क्योंकि सारे पोल्स हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज मेरोमॉर्फिक फंक्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है एलिप्टिक फंक्शन की डेफिनेशन। अ फंक्शन f of z is said to be an elliptic function if f of z is doubly periodic and f of z is meromorphic, यानी एक ऐसा फंक्शन जो डबली पीरियोडिक भी हो, मेरोमॉर्फिक भी हो, उसको हम कहेंगे कि ये एलिप्टिक फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। हमारे पास डेफिनेशन है पीरियड पैरेललोग्राम की। हमने डबली पीरियोडिक में पढ़ा था कि फंक्शन अगर डबली पीरियोडिक है उसके दो पीरियड्स होंगे, w1 एंड w2, ठीक है। पीरियड पैरेललोग्राम हमारे पास एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसके वर्टिसेस a प्लस w1, a प्लस w2 और a प्लस w1 प्लस w2 पे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है और w1 और w2 जो है वो क्या होंगे, पीरियड ऑफ f ऑफ z होंगे, ठीक है। यानी एक वर्टेक्स a पे हो, एक वर्टेक्स a प्लस w1 पे हो, एक वर्टेक्स a प्लस w2 पे हो और लास्ट वर्टेक्स हमारे पास a प्लस w1 प्लस w2 पे है। इन वर्टिसेस को ज्वाइन करने से जो पैरेललोग्राम बनेगी उसको हम कहेंगे कि ये क्या है,
पीरियड पैरेललोग्राम है और पीरियड पैरेललोग्राम को हम मैश भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन है सेल की। सेल की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है कि अ पीरियड पैरेललोग्राम इज कॉल्ड अ सेल इफ देयर इज नो पोल ऑन द बाउंड्री ऑफ द मैश, यानी बाउंड्री, ये जो हमने मैश बनाया है या पैरेललोग्राम बनाई है, ठीक है, इसके बाउंड्री पे अगर कोई पोल ना हो तो हम कहते हैं कि ये क्या है, एक सेल है। ऐसे मैश को हम कहते हैं कि ये क्या है, सेल है, ठीक है। तो यहाँ तक डेफिनेशंस हो गई हैं, ठीक है, जो एलिप्टिक फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये एक एग्जांपल है। एफ ऑफ जेड की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, समेशन n1 इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी अप टू इन्फिनिटी, समेशन n2 इज इक्वल टू माइनस अप टू इन्फिनिटी, और ये सारा फंक्शन है, ठीक है। इसको हमने प्रूव करना है कि ये एलिप्टिक फंक्शन है। इस फंक्शन को अगर हम देखें तो ये फंक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो n1 प्लस आयोटा n2 है इसको हम a लिख देंगे, ठीक है, और ये जो समेशन है इसको हम बार बार नहीं लिखेंगे ताकि फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमने फंक्शन को लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर अ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड को अब हमने लिख दिया है z माइनस a रेज़ टू पावर होल क्यूब, ठीक है। यहाँ पे a जो है वो हमने लिखे है n1 प्लस आयोटा n2। हमने अगर इसको एलिप्टिक प्रूव करना है तो हम दो चीजें प्रूव करेंगे, एक मेरोमॉर्फिक और एक हम प्रूव करेंगे डबली पीरियोडिक, ठीक है। मेरोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए हमें सिंगुलैरिटीज चाहिए। सिंगुलैरिटीज के लिए हम ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। इसको जब हम इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास पोल आएगा z इज इक्वल्स टू a, और पोल का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द अबव फंक्शन हैज अ पोल ऑफ ऑर्डर 3 एट z इज इक्वल्स टू a, ठीक है। यानी a की सिंगुलैरिटी है z इज इक्वल्स टू a और वो एक पोल है ऑफ ऑर्डर 3, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, मेरोमॉर्फिक फंक्शन है। दूसरा हमने इसको प्रूव करना है डबली पीरियोडिक, ठीक है। डबली पीरियोडिक, हमें पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन पता है कि अगर पीरियोडिक है फंक्शन तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, ठीक है। अगर डबली पीरियोडिक होगा तो ये डब्ल्यू की दो वैल्यूज होनी चाहिए, W1 और W2, ठीक है। तो डब्ल्यू की दो वैल्यूज होनी चाहिए, W1 एंड W2। अगर दो वैल्यूज होंगी तो फंक्शन डबली पीरियोडिक होगा। तो इसको हम अगर आगे देखें तो एफ ऑफ जेड हमारे पास है 1 ओवर जेड माइनस ए का होल क्यूब, ठीक है, और एफ ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू, ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ऑफ जेड में जहाँ जहाँ जेड है वहाँ पे जेड प्लस डब्ल्यू पुट करेंगे। तो ये जेड यहाँ पे है तो ये जेड प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, माइनस ए का होल क्यूब इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन हो जाएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास हो जाएगी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी z माइनस ए का होल क्यूब इज इक्वल टू z प्लस डब्ल्यू माइनस ए का होल क्यूब, ठीक है। और इस आपने क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर देना है दोनों तरफ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी आप फार्मूला अप्लाई करेंगे, कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कुछ सिंप्लीफाई करके आपके पास सिर्फ ये वाली जो वैल्यू है ये रह जाएगी, दिस इक्वल्स टू 0, ठीक है। और हमें पता है कि अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 हो तो या तो हमारे पास पहली वैल्यू 0 होती है या दूसरी वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट वैल्यू है W, ठीक है। W क्योंकि पीरियड है एफ ऑफ जेड का, पीरियड की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी अननोन जीरो कांस्टेंट, यानी W नॉन जीरो होता है, तो ये तो नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया। इसका मतलब है कि सेकंड वाली वैल्यू ही 0 हो सकती है, तो सेकंड जो टर्म है उसको हमने लिख दिया इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, इसको हमने यहाँ पे जो W के साथ वैल्यू है इसको हम K1 लिख देते हैं, और ये जो ये कांस्टेंट टर्म है इसको हम K2 लिख देते हैं। तो हमारे पास फंक्शन क्या बन जाएगा, इक्वेशन क्या बन जाएगी, W स्क्वायर प्लस K1W प्लस K2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को अगर हम देखें ये W2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, सेकंड डिग्री इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास दो रूट्स होते हैं जो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन लगा के फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक एंड हैज टू रूट्स, W इज इक्वल्स टू W1 को एक को कह देते हैं और एक को W2 कह देते हैं। अगर दो रूट्स होंगे, दो पीरियड्स होंगे तो हम क्या कहेंगे कि एफ ऑफ जेड इज डबली पीरियोडिक, ठीक है। मेरोमॉर्फिक भी प्रूफ हो गया था, डबली पीरियोडिक भी प्रूफ हो गया था। इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ जेड इज एलिप्टिक है, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या है, एलिप्टिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज करनी है एलिप्टिक फंक्शन की। प्रॉपर्टीज से पहले हमारे पास ये एक थ्योरम है
थ्योरम की स्टेटमेंट है कि f of z is a complex valued function having period w1 and w2, then prove that n1 w1 plus n2 w2 where n1 and n2 are integers is also a period of f of z। ठीक है, हमने प्रूफ ये करना है कि अगर w1 और w2 f of z के पीरियड हैं तो इन दोनों की लीनियर कम्बिनेशन जो कि हमारे पास है n1 w1 प्लस n2 w2 वो भी पीरियड होगा f of z का। ठीक है, इसका प्रूफ आप लोगों ने खुद करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रॉपर्टी 1 है। ठीक है, प्रॉपर्टी 1 में अगर आप देखें तो प्रॉपर्टी 1 की स्टेटमेंट है कि द रेसिप्रोकल ऑफ एन एलिप्टिक फंक्शन विच इज नॉट आइडेंटिकली जीरो इज आल्सो एन एलिप्टिक। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक नॉन जीरो फंक्शन f ऑफ z है, वो फंक्शन अगर हमारे पास एलिप्टिक है तो उसका रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर f ऑफ z भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एलिप्टिक होना चाहिए। ये हमने प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन हमें ये है कि f ऑफ z एलिप्टिक फंक्शन है, अगर एलिप्टिक है तो वो डब्ल्यू पीरियोडिक होगा। हम लेट कर लेते हैं कि w1 एंड w2 बी द पीरियड्स ऑफ f ऑफ z। ठीक है, ये इसके पीरियड्स हैं एंड f ऑफ z हैज फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस z a n। ठीक है, जीरोस जो है वो इसके फाइनाइट है f ऑफ z के। अगर पोल्स फाइनाइट होंगे तो जीरोस भी फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस ही होंगे। ठीक है, हमने जो 1 ओवर f ऑफ z है रेसिप्रोकल है उसको हमने कैपिटल f कह दिया है, यानी कैपिटल f ऑफ z इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया 1 ओवर f ऑफ z। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, फर्स्ट हमने कैपिटल f ऑफ z को डब्ल्यू पीरियोडिक प्रूफ करना है, तो डब्ल्यू पीरियोडिक प्रूफ करने के लिए हम z को पहले रिप्लेस कर देते हैं z प्लस w1 से, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। z प्लस w1 इज इक्वल टू 1 ओवर f ऑफ z प्लस w1। w1 क्योंकि हमें पता है कि स्मॉल f का पीरियड है, यानी f ऑफ z प्लस w1 इज इक्वल टू किसकी इक्वल हो जाएगा, f ऑफ z के इक्वल हो जाएगा। और ये 1 और f ऑफ z किसके इक्वल है, इक्वेशन 1 में अगर आप देखें तो ये कैपिटल f ऑफ z के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने फाइंड किया है, यहाँ से हमें पता ये चला है कि कैपिटल f ऑफ z प्लस w1 इज इक्वल टू कैपिटल f ऑफ z। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि w1 इज पीरियड ऑफ कैपिटल f ऑफ z। इसी तरह अब आपने दूसरा पीरियड फाइंड करने के लिए क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें आपने z को रिप्लेस कर देना है z प्लस w2 से। ठीक है, तो यहाँ f ऑफ z की जगह भी w2 आ जाएगा और यहाँ पे भी z की जगह z प्लस w2 आ जाएगा। ठीक है, और w2 भी क्योंकि हमारे पास स्मॉल f ऑफ z का पीरियड है तो f ऑफ z प्लस w2 किसकी इक्वल आ जाएगा, f ऑफ z के, और ये वापस किस फंक्शन की इक्वल आ गया, कैपिटल f ऑफ z के। तो इसका मतलब ये हुआ है कि w2 भी पीरियड है कैपिटल f ऑफ z का। तो कैपिटल f ऑफ z के हमारे पास दो पीरियड आ गए हैं, w1 और w2। ठीक है, तो इसके दो पीरियड आ गए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कैपिटल f ऑफ z इज डब्ली पीरियोडिक। ठीक है, डब्ली पीरियोडिक प्रूफ हो गया। अब हमने जो नेक्स्ट करना है, हमने इसको प्रूफ करना है कि ये हमारा क्या है, जो है ये मेरोमॉर्फिक है। उसको देखने के लिए हमने जो लेट किया था, हमने कहा था कि f ऑफ z जो स्मॉल f ऑफ z जो है उसके फाइनाइट नंबर ऑफ जीरोस हैं, और जीरोस की हमारे पास डेफिनेशन होती है कि अगर हमारे पास जो सपोज कहते हैं कि ai, ठीक है, सॉरी ai अगर इसके जीरोस हैं, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास f ऑफ z है वो z माइनस ए आई रेज टू पावर आर आई, ठीक है, इंटू 5z। इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ z को इसके इक्वल अगर हमारे पास ए आई इसका जीरो है ऑफ ऑर्डर आर आई। ठीक है, अगर ए आई f ऑफ z का जीरो है ऑफ ऑर्डर आर आई तो हम इसको जीरो की डेफिनेशन हमारे पास होती है कि हम फंक्शन f ऑफ z को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर एक जीरो हो तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर बहुत सारे जीरो हैं तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट का साइन भी साथ में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ i इक्वल्स टू 1 अप टू n। अगर n जीरोस हैं तो फिर ये प्रोडक्ट का साइन साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल जीरो की डेफिनेशन है। अब हमने अगर पोल्स फाइंड करने हैं इस कैपिटल f ऑफ z के, तो हम क्या करेंगे, इसका जो डिनोमिनेटर यानी ये वाला है इसको हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे, और जब जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या पोल्स आएंगे, z इज इक्वल टू ए आई, ये पोल्स आ जाएंगे। और ये पोल किसका होगा, ऑर्डर क्या होगा पोल का, आर आई पोल का ऑर्डर होगा। ठीक है, यानी हमारे पास ए आई जो है इसका पोल होगा ऑफ ऑर्डर आर आई। ठीक है, एन क्योंकि फाइनाइट है
तो हमारे पास कितने ये पोल्स कितने आ गए, फाइनाइट आ गए हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि f of z has finite number of poles, फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं, देन f of z इज मेरोमॉर्फिक, ठीक है। पोल्स ही हैं, इसकी एसेंशियल सिंगुलरिटीज नहीं है, तो मेरोमॉर्फिक हो गया है। और f of z इज अगर मेरोमॉर्फिक भी है और डबली पीरियोडिक भी है तो ये क्या हो गया, एक इलिप्टिक फंक्शन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव ऑफ एन इलिप्टिक फंक्शन इज इलिप्टिक। प्रॉपर्टी 2 है हमारे पास, डेरिवेटिव ऑफ एन इलिप्टिक फंक्शन इज इलिप्टिक, ठीक है। तो लेट हमने कर लिया यहाँ पे कि f of z इज एन इलिप्टिक फंक्शन, देन f of z इज डबली पीरियोडिक। f of z अगर इलिप्टिक है तो लाजमी बात है वो डबली पीरियोडिक होगा। W1 एंड W2 इसके दो पीरियड्स हैं। पीरियड की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसको लिख सकते हैं कि डबली पीरियोडिक है तो f of z प्लस W1 इज इक्वल टू f of z, f of z प्लस W2 इज इक्वल टू f of z, ठीक है। एक को हमने इक्वेशन 1 कह दिया, दूसरी को हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हमने क्योंकि डेरिवेटिव को प्रूव करना है तो इन दोनों इक्वेशंस का हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू z। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी f डैश ऑफ z प्लस W1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ z, और सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो f डैश ऑफ z प्लस W2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ z, ठीक है। यहाँ जो इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, इसको अगर आप देखें तो इससे हमें पता चल रहा है कि W1 पीरियड है किसका, f डैश ऑफ z का, और जो सेकंड इक्वेशन नंबर 4 है उससे अगर आप देखें तो हमें पता चल रहा है कि W2 पीरियड है f डैश ऑफ z का। तो इसके भी डेरिवेटिव के भी दो पीरियड्स आ गए हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 f डैश ऑफ z इज डबली पीरियोडिक विद पीरियड्स W1 एंड W2, ठीक है। डबली पीरियोडिक है और पीरियड्स W1 और W2 हैं, तो डबली पीरियोडिक प्रूफ हो गया। अब हमने इसको मेरोमॉर्फिक प्रूफ करना है। मेरोमॉर्फिक प्रूफ करने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने पोल्स फाइंड करने होते हैं। अब हम अगर लेट कर लेती हूँ, ठीक है, मैं लेट कर लेती हूँ कि f ऑफ z हमारे पास है एक फंक्शन, ठीक है, और उसको मैं लिख देती हूँ कि इसका पोल है a, ठीक है। अगर इसका पोल a है z माइनस 1 में लिख देती हूँ, ठीक है, 1 इसका पोल है, लेट कर लिया ये मैंने, और ऑर्डर जो है वो m है, ठीक है। ये हमने f ऑफ z ले लिया। अब अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ, अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, डेरिवेटिव आपने ले लेना है, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस m डिवाइडेड बाय z माइनस 1 रेज़ टू पावर m प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो जब हमारे पास f ऑफ z का और पोल है वो ऑफ ऑर्डर m है, तो जो हमारे पास डेरिवेटिव है f डैश ऑफ z उसका पोल किसका ऑर्डर का है, m प्लस 1 का है, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि f of z is meromorphic, suppose that f of z has pole of order m, ठीक है। अगर f of z का पोल है of order m, then f dash must have a pole of order m plus 1, ठीक है। m plus 1 ऑर्डर का पोल होगा f dash of z के डेरिवेटिव का, ठीक है। और m क्योंकि फाइनाइट है तो लाज़मी बात है अगर हम उसमें प्लस 1 कर दें तो भी फाइनाइट होगा। तो हम कह सकते हैं कि f के हमारे पास फाइनाइट ऑर्डर के पोल्स हैं एंड f डैश ऑफ z इज मेरोमॉर्फिक, ठीक है। यहाँ से प्रूफ हो गया कि f ऑफ डैश क्या है, मेरोमॉर्फिक है, और मेरोमॉर्फिक भी है, डबली पीरियोडिक भी है, तो हम कह सकते हैं कि f डैश ऑफ z इज एन इलिप्टिक फंक्शन, ठीक है। डेरिवेटिव एक इलिप्टिक फंक्शन है। तो नेक्स्ट हमारे पास एक ही रिजल्ट है, if f of z is an even function having periods to w1 and to w2, then prove that the derivative vanishes at w1, z is equals to w1, z is equals to w2 and w1 plus w2। यानी आपने प्रूव करना है कि अगर एक f of z एक इवन फंक्शन है जिसके पीरियड 2w1 और 2w2 हैं, तो उसका डेरिवेटिव जो है, डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो w1, w2 और w1 प्लस w2 पे 0 होगी, ठीक है। ये आप लोगों ने प्रूव करना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 3 है, एलिप्टिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी नंबर 3 है, प्रूव दैट एन एलिप्टिक फंक्शन मस्ट हैव एटलीस्ट वन पोल इन द पीरियड पैरेललोग्राम, यानी पीरियड पैरेललोग्राम में एलिप्टिक फंक्शन का कम से कम एक पोल होना चाहिए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एलिप्टिक फंक्शन विद नो पोल्स इनसाइड अ सेल मस्ट बी अ कांस्टेंट, ठीक है। एलिप्टिक फंक्शन विद नो पोल्स इनसाइड अ सेल मस्ट बी अ कांस्टेंट। यहाँ से फिर हमारा प्रूफ स्टार्ट हो रहा है, ठीक है।
यहाँ से प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। प्रूफ में हमने लिखा हुआ है कि लेट एफ ऑफ जेड बी एन एलिप्टिक फंक्शन। हमने फंक्शन को एलिप्टिक लेट किया है एंड सपोज दैट हैज नो पोज इन द पीरियड पैरेललोग्राम। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि इसकी कोई भी पोज नहीं है पीरियड पैरेललोग्राम में। हमने अब इसकी कॉन्ट्रडिक्ट करना है। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन तक हमने लेकर जाना है। ये हमने प्रूव कर लिया कि फंक्शन एलिप्टिक है और पीरियड पैरेललोग्राम में कोई पोज नहीं है। अगर फंक्शन एलिप्टिक है, ठीक है, और पोज नहीं है पैरेललोग्राम में, इसका मतलब है कि पोज नहीं है, सिंगुलैरिटीज नहीं है, तो फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड द पीरियड पैरेललोग्राम, यानी कि ये पीरियड पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, एनालिटिक है। और हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है कि अगर फंक्शन किसी भी फाइनाइट प्लेन के फाइनाइट पार्ट में एनालिटिक है, इसका मतलब है कि वो बाउंडेड है। ठीक है, फंक्शन क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। देन एफ ऑफ जेड इज बाउंडेड थ्रू आउट द कम्प्लेक्स प्लेन। फंक्शन क्या है, बाउंडेड है। ठीक है, और उसके बाद हमने एक थ्योरम पढ़ा था, ल्यूलिस थ्योरम, के बाय ल्यूलिस थ्योरम एफ ऑफ जेड इज, अगर हमारे पास एक फंक्शन बाउंडेड है और एनालिटिक है और इंटायर कम्प्लेक्स प्लेन में वो बाउंडेड भी है, तो वो फंक्शन मस्ट बी कांस्टेंट। ठीक है, वो फंक्शन कांस्टेंट ही होगा। देन एफ ऑफ जेड इज अ कांस्टेंट। ठीक है, सिंस इलिप्टिक फंक्शन कैन नॉट बी कांस्टेंट, इलिप्टिक फंक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। ठीक है, क्योंकि हमने लेट किया था फंक्शन इलिप्टिक है और हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो ये आया है कि एफ ऑफ जेड कांस्टेंट है, और इलिप्टिक फंक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं होता, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। ठीक है, देयरफॉर इट मस्ट हैव एट लीस्ट वन पोल इनसाइड द पीरियड पैरेललोग्राम, इसीलिए इसका कम से कम एक पोल होना जरूरी है। ठीक है, ये आप लोगों ने इसकी रीजन देनी है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है कि एलिप्टिक फंक्शन कांस्टेंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता, ये आप लोगों ने असाइनमेंट में इस क्वेश्चन का रीजन देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट है ये कि phi of z and psi of z are two elliptic functions having same periods, same number of poles and same principal part, then they must differ by a constant। यानी अगर दो फंक्शंस हैं हमारे पास और इलिप्टिक फंक्शंस हैं दोनों, उनका पीरियड भी सेम है, उनके नंबर ऑफ पोल्स सेम है और प्रिंसिपल पार्ट भी सेम है, तो हमने प्रूफ ये करना है कि उन दोनों फंक्शन का जो डिफरेंस होगा वो एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ आप लोगों ने करना है, ये भी आप लोगों की असाइनमेंट है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आप लोगों ने अच्छे से करना है। प्रॉपर्टी है, इसको थ्योरम भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट है कि द सम ऑफ द रेसिड्यूज और इट पोल्स इन अ सेल और पीरियड पैरेललोग्राम इज ऑफ एन एलिप्टिक फंक्शन इज 0। यानी जो पीरियड पैरेललोग्राम है उसके अंदर अगर हम रेसिड्यूज का सम लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, रेसिड्यूज का सम किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के। हमने प्रूफ में लेट किए हुए कि एफ ऑफ जेड भी एन एलिप्टिक फंक्शन विद पीरियड्स 2w1 एंड 2w2। ठीक है, पीरियड क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट्स होते हैं, उन कांस्टेंट्स को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, w1 w2 भी कह सकते हैं। यहाँ पे हमने 2w1 और 2w2 कहा हुआ है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आप w1 w2 के साथ भी कर सकते हैं, इफेक्ट इस पे कोई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमने अब लिख दिए 2w1 2w2, तो हम इसी को लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, एफ ऑफ जेड प्लस डब्ल्यू, पीरियड अगर 2w1 है तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जेड प्लस 2w1 इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड एंड एफ ऑफ जेड प्लस 2w2 इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमने कंसीडर करना है पैरेललोग्राम जो है वो हमारे पास, उसको हमने एक कंटूर की तरह कंसीडर कर लेना है कि पीरियड पैरेललोग्राम जो है उसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखें पैरेललोग्राम को ड्रा भी किया हुआ है कि टी है हमारे पास। ठीक है, फिर टी प्लस यहाँ पे टी प्लस w1 है। ठीक है, टी प्लस w1 है, फिर ये टी प्लस w2 है और ये जो है ये टी प्लस 2w1 प्लस 2w2 है। ठीक है, तो ये हमने पैरेललोग्राम कंसीडर किया हुआ है। हमें पता है कि पैरेललोग्राम क्योंकि क्लोज्ड है, यहाँ से w1 से यहाँ पे, फिर यहाँ से इनको ज्वाइन किया हुआ है, फिर ऐसे और यहाँ से फिर टी तक वापस आया हुआ है। ठीक है, तो ये क्लोज्ड पाथ है या क्लोज्ड कंटूर है, तो हमें पता है कि किसी भी क्लोज्ड कंटूर पे बाय काशी रेसिड्यू थ्योरम इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होती है 2 पाई आयोटा इनटू द सम ऑफ द रेसिड्यूज। ठीक है, सम ऑफ द रेसिड्यूज के इक्वल होता है। अब हमने
जो है इस ये जो इंटीग्रेशन है ये वाली लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट पार्ट ये t से लेकर ये t + 2w1 तक है, ठीक है। इस पाथ को हम I1 कह देंगे, इसको हम क्या कहेंगे, I1 कह देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो ये पाथ है, ठीक है। ये पाथ हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, t + 2w1 से लेकर t + 2w1 + 2w2 तक है, इसको हम I2 कह देंगे। और ये जो हमारे पास नेक्स्ट पाथ है t + 2w1 से लेकर w1 + w2 से लेकर ये t + 2w2 तक, ठीक है, ये वाला पाथ जो है इसको हम I3 कह देंगे। और उसके बाद ये जो लास्ट ये वाला पाथ रह गया t + 2w2 से लेकर t तक, इसको हम कह देंगे ये हमारे I4 है, ठीक है। तो हमने ये जो इंटीग्रेशन है इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग सॉल्व करना है। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2 पाई आयोटा सम ऑफ रेजिड्यूज इसी तरह आ जाएगा। और जो राइट हैंड लेफ्ट पे इंटीग्रल इंटीग्रेशन थे उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये आप लोगों ने देख लेना है। एक को हमने I1, I2, I3 + I4 का है। अब हम बारी बारी सबको सॉल्व करेंगे। I2 अगर हम देखें तो I2 हमारे पास ये वाली इंटीग्रेशन है, सेकेंड वाली हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है t + 2w1 इंटू f(z) dz, ठीक है। ये हमारी इंटीग्रेशन है, देख लें आप, इक्वेशन नंबर B हमने कहा हुआ है इसको, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम इसे चेंज ऑफ वेरिएबल करेंगे, ठीक है। z को अगर मैं चेंज कर दूं u + 2w1 कर दूं, ठीक है, z = क्या हमने किया है, u + 2w2 हमने किया है। डेरिवेटिव ले लूंगी, इसको मैं 1 कह देती हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे तो dz = du हो जाएगा। 2w1 क्योंकि कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और डेरिवेटिव की वैल्यू भी आ गई। अब हमने अपर और लोअर लिमिट भी फाइंड करनी है। लोअर लिमिट में हमारे पास जो z है वो क्या है, लोअर लिमिट क्या है, t + 2w1, ठीक है, t + 2w1 है। ये जो लोअर लिमिट है इसको जब मैं यहाँ पे पुट करके u की वैल्यू फाइंड करूंगी, ठीक है, आपने पुट करके देख लेना है। जब मैं इस क्वेश्चन 1 में पुट करके u की वैल्यू फाइंड करूंगी तो u की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी u = t, ठीक है। इसको मैं कह देती हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसी तरह फिर जब आप अपर लिमिट देखें तो अपर लिमिट हमारे पास है z = t + 2w1 + 2w2। अब इस लिमिट को जब आप इस इक्वेशन में अगेन पुट करेंगे तो आपके पास जो u की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी t + 2w2। इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई है, dz की वैल्यू भी आ गई है, अपर लिमिट लोअर लिमिट सारी वैल्यूज आ गई हैं। इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन B में, यानी जो I2 है उसमें आपने पुट कर देना है, ठीक है। जब हम पुट करेंगे I2 में तो हमारे पास I2 की वैल्यू जो है वो ये इंटीग्रेशन बन जाएगी, ठीक है। आपने पुट करके देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए f(u + 2w1 है। हमें पता है कि 2w1 f का पीरियड है, ठीक है। तो ये वापस किसके इक्वल आना चाहिए, f(u) के इक्वल आना चाहिए। इसकी जगह f(u) लिख देंगे, ठीक है, f(u) लिख दिया। अब अगर हम लिमिट इंटरचेंज कर दें, यानी जो लोअर लिमिट है उसको ऊपर ले जाएं, ऊपर जो लिमिट है उसको हम नीचे ले जाएं, तो हमारे पास एक माइनस का साइन बाहर साथ में आ जाएगा। लिमिट्स इंटरचेंज कर दी हैं। अब क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम ये जो वेरिएबल है इसको अगर हम u, ठीक है, इसको अगर मैं किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दूं तो आंसर पे इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं u को रिप्लेस कर सकती हूँ z पे, तो जहाँ जहाँ u है वहाँ मैंने z पुट कर दिया, ठीक है। अब अगर आप देखें तो ये इंटीग्रेशन I4 की तरह ही बनी है, तो हम कह सकते हैं कि I2 = -I4, ठीक है। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर C कह दिया है, ठीक है। तो ये हमने I2 की वैल्यू फाइंड कर लिए। उसके बाद अब I3 के लिए भी आप सेम करेंगे, ठीक है। I3 आपको ये इंटीग्रेशन है, उसमें सिर्फ आपने जो z की चेंज ऑफ वेरिएबल है उसमें आपने z = u + 2w2 लेना है। पहले हमने u + 2w1 लिया था, अब हम 2w2 लेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव लेंगे, अपर लिमिट फाइंड करेंगे, लोअर लिमिट फाइंड करेंगे, अपर लिमिट फाइंड करेंगे, ठीक है। और आप I3 में पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले किया था सारा काम आप उसी तरह से करेंगे और लास्ट में आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि I3 = -I1, ठीक है। और इसको हमने E कहा हुआ है। अब जो I2 और I3 की वैल्यूज आई हैं उसको आपने पुट कर देना है जो इक्वेशन A यानी 2 पाई आयोटा समेशन
आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 के इक्वल था। I2 की वैल्यू हमारे पास आई थी -I4, तो इसकी जगह -I4 पुट कर देंगे, और I3 की वैल्यू आई थी -I1, इसकी जगह -I1 लिख दिया। ये प्लस I1 माइनस I1 आपस में कैंसिल हो गए, और जो -I4 है और प्लस I4 है ये आपस में कैंसिल हो गए, और हमारे पास ये आ जाएगा 0 के इक्वल। ठीक है, तो 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 0 आ गया। ये 2 पाई आयोटा इस 0 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आयोटा वहाँ मल्टीप्लाई है, दूसरा डिवाइड हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू रह जाएगी समेशन r यानी सम ऑफ रेजिड्यूज इज इक्वल टू 0, और यही हमने प्रूफ करना था। ठीक है, तो इस थ्योरम को आपने बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि सम ऑफ रेजिड्यूज इनसाइड अ पैरेललोग्राम इज 0, पीरियड पैरेललोग्राम इज 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टी 5। इस प्रॉपर्टी में जो स्टेटमेंट है वो है कि फॉर एन इलिप्टिक फंक्शन नंबर ऑफ जीरोज इन अ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज इन अ सेल इक्वल्स नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड द सेल, यानी नंबर ऑफ जीरोज और नंबर ऑफ पोल्स हमारे पास इक्वल होते हैं इनसाइड अ सेल। इसको प्रूव करने के में हम यहाँ पे एक थ्योरम यूज कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं आर्गुमेंटेड प्रिंसिपल। इसके आपने सिर्फ स्टेटमेंट याद रख लेनी है। ठीक है, आर्गुमेंटेड प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि जो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन और अ कंटूर C f डैश ऑफ z डिवाइडेड बाय f ऑफ z dz इज इक्वल टू n0 यानी नंबर ऑफ जीरोस माइनस np नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, यानी ये जो पूरी इंटीग्रेशन है ये इक्वल होती है नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स के। ठीक है, तो ये थ्योरम हम यूज करेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कहा हुआ है। अगेन जैसे हमने पहले कहा था, हमने पीरियड जो है वो 2w1 और 2w2 लिए हैं। ठीक है, लेट 2w1 एंड 2w2 बी द पीरियड्स ऑफ f ऑफ z। ठीक है, इसको आप w1 w2 भी ले सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू लें, 3 ले लें, 3w1 mw1 mw2 ले लें, कोई फैक्ट नहीं होगा, सिर्फ पीरियड्स होने चाहिए। ठीक है, तो हमने 2w1 और 2w2 पीरियड्स लिए हैं। पीरियड्स की डेफिनेशन के मुताबिक हम लिख सकते हैं f ऑफ z प्लस 2w1 इज इक्वल टू f ऑफ z, और f ऑफ z प्लस 2w2 इज इक्वल टू f ऑफ z। ठीक है, इसको एक को हमने इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कह दिए। हमें पता है कि अगर फंक्शन डबली पीरियोडिक है तो डेरिवेटिव भी डबली पीरियोडिक होगा, यानी f डैश ऑफ z प्लस 2w1 इज इक्वल टू f डैश ऑफ z होगा, और f डैश ऑफ z प्लस 2w2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ z होगा। ठीक है, f डैश अगर हमारे पास फंक्शन एलिप्टिक है तो डेरिवेटिव भी उसका क्या होता है, एलिप्टिक होता है। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 2 में किया था कि f डैश ऑफ z इज एन एलिप्टिक फंक्शन हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। अगर f ऑफ z के फाइनाइट पोल्स हैं तो डेरिवेटिव के भी फाइनाइट पोल्स होंगे। ठीक है, उसके बाद अब अगर दोनों एलिप्टिक हैं, f डैश ऑफ z भी एलिप्टिक है और f ऑफ z भी एलिप्टिक है, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो वो भी क्या होना चाहिए, एक एलिप्टिक फंक्शन होगा। ठीक है, दिस इज आल्सो एन एलिप्टिक फंक्शन विद पीरियड्स 2w1 एंड 2w2 बाय काशी रेसिड्यू थ्योरम। काशी रेसिड्यू थ्योरम हमें पता है कि काशी रेसिड्यू थ्योरम की स्टेटमेंट होती है कि अगर हम इसकी इंटीग्रेशन ले लें, ये जो हमारे पास फंक्शन है ये, ठीक है, ये फंक्शन है, अगर इसकी इंटीग्रेशन में ले लूँ तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 पाई आयोटा इनटू सम ऑफ द रेसिड्यूज। ठीक है, काशी रेसिड्यू थ्योरम के मुताबिक। और हमें पता है कि अगर फंक्शन इलिप्टिक है तो किसी भी जो सेल के अंदर, ठीक है, जो हमारे पास पीरियड पैरेललोग्राम है या सेल है उसके अंदर उसके रेसिड्यूज का सम किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस आर की समेशन आर की जगह मैं 0 पुट करूंगी तो ये फुल इंटीग्रेशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल थी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कहा था कि ये नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स किसके इक्वल आ गए, 0 के इक्वल आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस माइनस नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल टू 0, और ये माइनस पी एन पी है, इसको दूसरी तरफ लेके जाऊंगी तो प्लस एन पी हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, तो यहाँ तक आपका एलिप्टिक फंक्शन का जो पार्ट था, जो एलिप्टिक फंक्शन की डेफिनेशन, एग्जाम्पल और प्रॉपर्टीज हैं वो आपका कंप्लीट हो गया।